हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर, जैसे कि दो फिजिकल फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइट एंड टेम्परेचर। ठीक है ना। सबसे पहले देखिए कि इकोसिस्टम्स क्या होता है, जहां पर इंटरेक्शंस हम देखते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर को, हम इसको इकोसिस्टम्स कहेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर आपको बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जितने एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोब्स है। अबायोटिक के अंदर हम बात करेंगे जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, ठीक है ना, सॉयल, ये सारे चीजें उसके अंदर इंक्लूड रहता है ना। कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर उनकी क्लाइमेट कैसे है, ये कम्प्लीटली उनकी वेजिटेशन को तय करेगा, है ना। मान लीजिए डेजर्ट एरिया हो गया, वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा है ना। वहाँ पर जो मिट्टी है यानी कि जो सॉइल है उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो बालू है, सैंड है, तो इसलिए अच्छा खासा प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। यदि प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा तो दूसरे एनिमल्स वहीं पर कैसे ग्रो करेंगे। तो इसलिए कोई भी एरिया की जो वेजिटेशंस होता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है उनकी अबायोटिक फैक्टर के ऊपर। तो इसलिए जो अबायोटिक फैक्टर है उसको हम फिजिकल फैक्टर कहते हैं। हाउ दिस अबायोटिक फैक्टर इन्फ्लुएंसेस, है ना, ये कैसे प्लांट और एनिमल उन वेजिटेशंस को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये चीज हम इसके अंदर देखेंगे। देखिए इकोलॉजी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखा है, इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका एनिमल, प्लांट आ जाएंगे। एंड नॉन लिविंग अबायोटिक फैक्टर में लिथोस्फीयर यानी कि जमीन आ जाएगा, साइल, हाइड्रोस्फीयर वाटर एंड एटमोस्फीयर आपकी एयर हो गया। ठीक है ना। तो ये चीज आपको मतलब कि ये रहा है। तो बेसिकली हमने जैसे बात की थी अबायोटिक फैक्टर के अंदर एडाफिक यानी कि सॉइल आ जाएगा, है ना। सॉइल ये तय करता है सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे है। ह्यूमस सॉइल है, सॉइल के अंदर ज्यादा फर्टिलिटी कैपेसिटी है तो अच्छा खासा प्लांट बन पाएगा। ऐसे प्लांट रहेगा तो दूसरे एनिमल्स भी वही एरिया में रहेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर बात कीजिए टोपोग्राफी, जैसे कि कोई भी पहाड़ी क्षेत्र हो गया, उसकी हाइट कितना है, क्योंकि जैसे ऊपर जाओगे ऑक्सीजन के लेवल डाउन होता है, तो इसलिए उसकी हाइट हमको दिखना होता है। अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, सी लेवल से उनकी हाइट कितना है, ये चीज हमको दिखना होता है। दूसरा चीज होता है क्लाइमेट फैक्टर। क्लाइमेट में हम टेम्परेचर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, उसके बारे में भी दिखते हैं। एंड बायोटिक फैक्टर में प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो कोई भी इकोसिस्टम जो हो गया, बायोटिक फैक्टर वाटर हो सकता है, लाइट हो सकता है, ठीक है ना। तो बायोटिक फैक्टर की बात करेंगे, डिफरेंट एनिमल, प्लांट, ये सारे होते हैं। तो अब हम देखेंगे जो फिजिकल फैक्टर होता है दैट विल इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट। आप उसको ऐसे लिख सकते हो इंट्रोडक्शन के तौर पे, क्लाइमेट ऑफ द इकोसिस्टम्स। सो ये फिजिकल फैक्टर जो कि वेजिटेशंस को डिटरमाइन करेगा, हम इसको बात किए थे। ठीक है। अब देखिए लाइट के बारे में, क्लाइमेटिक फैक्टर को जो इन्फ्लुएंस कर रहा है लाइट। लाइट की जो पहला मतलब कि सोर्स होते हैं, क्या होता है, सनलाइट होता है, सन रहेगा उनकी पहला सोर्स। सनलाइट से जो लाइट आ रहा है उनकी जो इंटेंसिटी की यदि हम बात करेंगे, हमको 300 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट आ रहा है। लेकिन जो विजिबल लाइट होता है 400 से 700, विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट, उससे बाद वाला, उससे पहले वाला लाइट को हम विजिबल नहीं कर सकते। हमारे आंखों की जो पावर होता है दैट कैन विजिबल ओनली 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो लाइट होता है उसको हम सिर्फ दिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार, है ना। अच्छा, तो वही वही होता है विजिबल स्पेक्ट्रम। उससे पहले वाला को हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कहेंगे, यानी कि 400 से पहले, क्योंकि 390 से स्टार्ट होता है तो। और 700 से बाद वाला को हम इंफ्रा रेडिएशंस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो लाइट है ना, लाइट, ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे, सनलाइट को यूज करेंगे, यानी कि फिक्स करेंगे लाइट एनर्जी को, उन्होंने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है। ठीक है। अच्छा, लाइट की जो इंटेंसिटी रहा है हमारे अर्थ के ऊपर किस तरीके से सनलाइट की वजह से हो रहा है, देखिए आपको पता है जो बीच वाला एरिया होगा यानी कि इक्वेटर होगा, है ना, इक्वेटर वाला हिस्सा जिसको हम विषुव रेखा बोलते हैं, तो इक्वेटर हिस्से के अंदर सनलाइट की स्ट्रेट रे आ रहा है। तो स्ट्रेट रे रहा है, पर यूनिट एरिया में लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा। ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे यानी कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल की डायरेक्शन में जाओगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन आ रहा है, पर यूनिट में लाइट की इंटेंसिटी लो है, इसलिए टेम्परेचर भी वही एरिया में लो है। ठीक है। अच्छा, प्लांट की ग्रोथ, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ज्यादा लाइट रहेगा तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा तो प्लांट की ग्रोथ भी वहां पर अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा, लाइट की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्लांट को दो हिस्से में डिवाइड किया गया है, एक होता है हेलियोफाइट्स, दूसरे होते हैं स्कायोफाइट। हेलियोफाइट्स जो होते हैं ये हायर इंटेंसिटी लाइट में ग्रो करेंगे। जैसे भी कोई भी ट्रॉपिकल एरिया में बड़ा बड़ा ट्री आपको दिखने को मिलेगा, फिर झाड़ियां वगैरह यानी कि छोटे शॉर्ट हाइट में, और बूसेस होते हैं, ये सारे आपको ग्रासेस वगैरह देखने को मिलेंगे। ग्रासेस वगैरह जो होते हैं, घास वगैरह, उनको लो लाइट की जरूरत होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, स्कायोफाइट, जो लो इंटेंसिटी में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जिसको ज्यादा लाइट की जरूरत होता है उसको हम हेलियोफाइट्स बोलेंगे।
ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज ये लाइट जो है ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्टोमाटा की ओपनिंग हो या है ना, ओपनिंग जो होता है लाइट के प्रेजेंस में होता है। यदि लाइट रहेगा स्टोमाटा ओपन होगा, स्टोमाटा ओपन होगा तो ट्रांसपिरेशन होगा, यानी कि वाटर जो होता है वेपर फॉर्म में स्टोमाटा देके बाहर आ जाएंगे, जो कि वाटर साइकिल को कंट्रीब्यूट कर रहा है एक तरीके से। दूसरे तरीके से जो न्यूट्रिएंट है वो जमीन से है, जमीन की पानी से वो प्लांट के अंदर भी आ जाएगा। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनकी जो जर्मिनेशन है वो भी लाइट की इन्फ्लुएंसेस में हो रहा है। मूवमेंट, ये तो अपने बचपन से भी पढ़े होंगे, क्या होता है सनफ्लावर जो है, आपने ये सुना होगा, जिस डायरेक्शन में सन मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में उनकी फ्लावर की मूवमेंट होता है, इसलिए तो हम उसको सनफ्लावर बोलते हैं। हालांकि मतलब कि हार्मोन सिक्रेट होता है, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, लेकिन लाइट होने के बावजूद ये सिक्रेशन हो रहा है, उसके बाद ये मूवमेंट होता है। ठीक है। फिर हम देखेंगे फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है, कौन सी प्लांट को कितना लाइट मिल रहा है ना, लाइट की ड्यूरेशन कितना टाइम पे, उसके ऊपर उनकी जो फ्लावरिंग है ये डिपेंड करता है। जैसे कि आपने देखे होंगे कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, मार्क किए होंगे, जो सिर्फ विंटर सीजन में होते हैं, और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको समर सीजन में देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी वही लाइट की इंटेंसिटी की वजह से हो रहा है, मतलब कितना लाइट मिल रहा है। देखिए विंटर सीजन में क्या होता है, जैसे कि आपने देखे होंगे सुबह मतलब कि 6 बजे सुबह होता है, शाम हो जाता है 5 बजे, तो लगभग आपको एक दिन में 11 आवर मिल रहा है। लेकिन वही चीज समर सीजन में क्या होता है ना, आपको सुबह होता है 5 बजे और शाम होता है 7 बजे, तो 14 आवर यहाँ पर मिल रहा है। डे लॉन्ग प्लांट हो गया, ठीक ना, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल, है ना। अच्छा, इस तरीके से फोटोपीरियोडिज्म उसको हम कहेंगे। फिर हम देखेंगे एनिमल के ऊपर लाइट की क्या क्या इफेक्ट होता है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरोनल होते हैं, यानी कि दिन में वो मतलब कि मूव करेंगे, जैसे हम लोग हो गए। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं नॉक्चर्नल होते हैं, जैसे आपकी कॉकरोच हो गया, वो रात में, कॉकरोच हो गया, आउल हो गया, है ना, उल्लू जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्या होंगे, तो ये रात में मूव करते हैं, तो इसलिए हम उसको मतलब कि कुछ एनिमल्स की जो रिप्रोडक्शन है वो सीजनल होता है। स्प्रिंग सीजन में जैसे मेंढक हो गया, ये आपकी मतलब कि रेनी सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ बर्ड्स होते हैं स्प्रिंग सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं। तो लाइट का भी बहुत सारे इम्पेक्ट रहा है। फिर हम देखेंगे पिगमेंटेशन, जो कि आपके अच्छे से मार्क किए होंगे। जो ट्रॉपिकल एरिया की जो जितने भी कंट्री रहेगा या स्टेट रहेगा, उसमें जो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, चाहे ह्यूमन हो दूसरा एनिमल हो, तो उनकी कलर थोड़ा सा डार्क रहता है ना। अफ्रीकन कंट्री हो गया, जितने भी कंट्री है डार्क रहेगा पिगमेंटेशन। और जो है ना, जो ठंड एरिया में रहते हैं, ठीक है ना, जैसे कश्मीर साइड हो गया, वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर लो है, तो इसलिए ऑब्वियसली पिगमेंटेशन थोड़ा लेस रहेगा, क्योंकि इतना मेलानिन सिक्रेशन नहीं होता है। मेलानिन ज्यादा सिक्रेशन होगा तो डार्क पिगमेंटेशन रहेगा। तो स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यदि आ रहा है कि कौन सी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रहा है। याद रखिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बी जो होता है दैट इज हार्मफुल टू द ह्यूमन। ठीक है। अच्छा, हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म। कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी लाइट की प्रेजेंस में भी होता है ना। और मिनरल्स हो गया, सॉल्ट हो गया, उनकी सॉल्युबिलिटी भी लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये भी मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहा है। लोकोमोशन की बात करेंगे, जैसे प्लानरिया लार्वा हो गया, है ना, और आपकी आर्थवर्म हो गया, जिस डायरेक्शन में लाइट आ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करेंगे, जिसको हम नेगेटिव फोटोटॉक्सिक कहेंगे। और कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइट की टुवर्ड्स मूव करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्रैब्स हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी रिप्रोडक्शंस। बार्ड्स जो होते हैं, बार्ड्स की जो गुनाड है, गुनाड समझ रहे हो ना, जैसे टेस्टिस है ना, ओवरी है, मेल है तो टेस्टिस, फीमेल है तो ओवरी, वो लाइट की प्रेजेंस में ही एक्टिव रहता है। तो एक्टिव रहेगा तो है ना, गैमेट यानी कि स्पर्म ओवम बनाएगा, जो कि ब्रीडिंग में हेल्प करता है। इसलिए वो मतलब कि स्प्रिंग सीजन में ज्यादातर रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट की बात करेंगे, बॉडी कैसे डेवलप हो रहा है ना। साल्मोनेला लार्वा जो रहेगा वो नॉर्मल डेवलपमेंट करता है लाइट के प्रेजेंस में। यदि डार्कर एनवायरमेंट है तो उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे लाइट की इफेक्ट एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या रहा है, यानी कि पानी के अंदर। मान लीजिए एक समुद्र की हम बात करेंगे, कुछ हिस्सा जमीन के साथ रहेगा, है ना, सॉइल के साथ, उसको हम बोलते हैं लिटरल जोन, जहां पर अच्छा खासा सनलाइट मिल रहा है। लेकिन एकदम पानी के एबव जो एरिया होता है उसको हम लिम्नेटिक जोन बोलते हैं, ठीक है ना। उस एरिया में देखिए लिटरल जोन जो होता है, स्वालो कोस्टल रीजन यानी कि किनारा वाला हिस्सा हो गया। लाइट इज एबल टू पास दिस जोन, लाइट इस जोन को पास कर लेगा, है ना। सो प्रोड्यूसर्स आर ऑल प्रेजेंट ऑल ओवर, है ना, पूरा का पूरा यहाँ पर आपको अच्छे खासे प्रोड्यूसर देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइट मिल रहा है तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा अच्छे से, है ना। लिम्नेटिक जोन की बात करेंगे, यहाँ पर वाटर जो रहता है वेरी डीप तक, मतलब कि पानी तो कुछ हिस्सा तक लाइट एंट्री करेगा, उसके बाद बेंथोइक जोन को लाइट नहीं आ सकता है, यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या होता है, यानी कि कितना लाइट हो मिल रहा है, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, है ना, हट
आपको गर्मी फील हो रहा है या ठंड फील हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने बात की थी पहले से भी कि सनलाइट की अवेलेबिलिटी इक्वेटर में ज़्यादा रहता है। इक्वेटर से आप ऊपर जाओगे या तो नीचे जाओगे, नॉर्थ की टुवर्ड्स जाओगे या तो साउथ की टुवर्ड्स जाओगे, टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, है ना। अच्छा, तो मेन सोर्स ऑफ टेम्परेचर जो होते हैं सनलाइट होता है। एक्सट्रीम वेरिएशन टेम्परेचर की जो है वो दिन से रात के बीच में भी रहता है ना। सुबह थोड़ा ठंड लगता है, दोपहर को ज़्यादा गर्मी है, शाम को ठंड लगता है। और सीजन टू सीजन भी वेरी करेगा, जैसे विंटर सीजन में ठंड लगता है, समर सीजन में गर्मी लगता है, तो ये भी वेरी कर रहा है। टेम्परेचर जो है कोई भी ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन सारे चीज़ों को। कैसे हम ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट किए हैं टेम्परेचर की बेसिस पे। कुछ ऑर्गेनिजम्स स्टेनोथर्मल होता है। स्टेनोथर्मल का ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर में ग्रो करेंगे, उससे टेम्परेचर बढ़ जाए तो डेथ हो जाएगा, टेम्परेचर घटेगा फिर भी डेथ हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो ग्रो करेंगे, उसको हम स्टेनोथर्मल कहते हैं। यूरीथर्मल का मतलब है कि ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सह सकते हैं, झेल पाएंगे, ठीक है। हम लोग जो होते हैं ब्रॉड रेंज की, मतलब कि ऑप्टिमम से ज्यादा या ऑप्टिमम से थोड़ा लेस होगा तो चलेगा, बहुत ज्यादा बहुत लेस हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। बेस्ड अपन द थर्मो रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर को कौन मेंटेन कर पा रहा है उसके अकॉर्डिंग एक होते हैं एक्टोथर्म, जिसकी बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट टेम्परेचर। एनवायरमेंट टेम्परेचर 10 डिग्री है, बॉडी टेम्परेचर 10 हो जाएगा, 20 है 20 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं एक्टोथर्म। लेकिन एंडोथर्म क्या होते हैं, हम लोग जैसे हो गए। आपको देखा होगा हम 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है कि अभी मतलब कि गर्मी के मौसम चल रहा है अभी मतलब कि 40 डिग्री हो गया, हमारा टेम्परेचर भी 40 डिग्री या 45 डिग्री हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। या जब ठंड के मौसम चल रहा था, ऐसा नहीं है कि 15 डिग्री सेल्सियस है एनवायरमेंट टेम्परेचर, हमारा भी 15 होगा, नहीं। बुखार की केस अलग है, फीवर के टाइम पे वो तो अलग चीज़ है ना। लेकिन नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए होम्योथर्म को आप इस तरीके से, होम्योथर्म को हम एंडोथर्म भी बोल सकते हैं, वार्म ब्लडेड भी बोल सकते हैं। दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। एनवायरमेंटल टेम्परेचर कुछ भी हो, ये उनकी बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। पूरा का पूरा एनिमल किंगडम में बार्ड एंड मामल ये दो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। बाकी सारे आपकी अपोक्लोथर्मिक यानी कि एक्टोथर्म जो बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं यानी कि चेंज करते हैं, उस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। सो होम्योथर्म्स जो रहते हैं स्किन उनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम बात करेंगे डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग कौन सी प्लांट देखने को मिलता है, मेगाथर्म, मेजोथर्म, माइक्रोथर्म, हेकिस्तोथर्म, है ना। जो हायर टेम्परेचर के एरिया के अंदर जो प्लांट्स रहेंगे हम वो मेगाथर्म कहेंगे, उससे मिडिल वाला मेजोथर्म, उससे नीचे वाला माइक्रोथर्म, और जो सब जीरो टेम्परेचर एकदम मतलब कि बर्फ जहां पर गिर रहा है उसमें रहेंगे हम उसको हेकिस्तोथर्म कहेंगे। देखिए एरिया हाई टेम्परेचर जो होता है मेगा, है ना, मेगा बड़ा, तो हाई टेम्परेचर विथ प्रिविलेज ऑल्टरनेशन विथ लो टेम्परेचर, कभी कभी लो टेम्परेचर भी आ जाता है मेजोथर्म। माइक्रोथर्म लो टेम्परेचर में, अंडर वेरी लो टेम्परेचर में जो रहते हैं उसको हम हेकिस्तोथर्म कहेंगे। उसी नोट्स पे आप थोड़ा देख लीजिए, है ना। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला भी थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एनिमल, टेम्परेचर की इफेक्ट एनिमल के ऊपर क्या पड़ रहा है ये चीज देखेंगे। एनिमल की ग्रोथ हो, है ना, ग्रोथ इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू ए लिमिट। जो एनिमल की ग्रोथ है कुछ हद तक वो टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। हायर ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रहे हो, लोअर ऑर्गेनिजम्स की कर रहे हो, है ना। मेटाबॉलिज्म जो होता है, एंजाइम आपको पता होगा, एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ऑप्टिमम टेम्परेचर में गो कर गया, तो टेम्परेचर सही रहेगा तो ठीक है। इसलिए तो हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं ना, लो टेम्परेचर रखते हैं ताकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी ना हो, है ना। सेक्स रेशियो की बात करेंगे, डाल्फिनिया एक लार्वा होता है, यदि नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा फीमेल बनेगा, टेम्परेचर बढ़ा लिया अब मेल बन जाएगा सारे के सारे। कलरेशंस की बात करेंगे, जब हायर टेम्परेचर रहता है मेलानिन ज्यादा सिक्रेशन होगा तो डार्क पिगमेंटेशन होगा। लो टेम्परेचर में क्या होता है, मेलानिन लेस सिक्रेशन होता है तो लाइट मतलब कि क्या होगा, लाइटर कलर होगा, फेयर होते हैं। तो उसको एक साइंटिस्ट ने लॉ दिए थे, उसको हम ग्लॉगर्स रूल्स कहते हैं। आप ग्लॉगर से गोरे गोरे याद रख सकते हो। जिसे बात कर रहे हैं हम ऑन द विथ रिस्पेक्ट टू कोल्ड टेम्परेचर, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर में जो रहते हैं गोरे गोरे यानी कि फेयर होते हैं। क्यों, क्योंकि लेस मेलानिन सिक्रेशन हो रहा है इसलिए। बॉडी साइज की बात करेंगे, एक साइंटिस्ट बॉर्जमैन ने रूल दिए थे, जो पोलर बियर होते हैं व्हाइट कलर की, बहुत मतलब कि बड़ी साइज उनका बॉडी वॉल्यूम जो है ना ज्यादा रहता है ना। लेकिन जो वही अपने बियर, आप ब्लैक कलर की बियर जो है ट्रॉपिकल एरिया में देखोगे उनकी बॉडी साइज थोड़ा लेस रहता है उस आज कंपेयर टू पोलर बियर। बॉडी साइज बड़ा रहेगा, है ना, बॉडी साइज बड़ा 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 तो बॉर्जमैन याद रखिए, बी से बड़ा, है ना।
अच्छा, फिर बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन कैसे पोइक्लोथर्म लोग कर रही हैं। जैसे कि देखिए, पोइक्लोथर्म का मतलब क्या है, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। उन्होंने क्या करेंगे, मान लीजिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, फिर कैसे करेंगे, बॉडी टेम्परेचर को पॉज कर लेंगे। पॉज का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए रोकेंगे, फिर नॉर्मल कंडीशन आएगा, फिर ग्रो करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सो ड्यूरिंग द टेम्परेचर अम्फीबिया टर्टल जो होते हैं वो क्या करेंगे ना, बरो के अंदर एक इनकी ऐसे होल बना लेंगे, उसके अंदर घुस जाएंगे, है ना। और कुछ होते हैं हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन करते हैं, है ना। विंटर स्लीप एंड समर स्लीप हम जिसको कहते हैं, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन उसमें, है ना। ड्यूरिंग लोअर टेम्परेचर इंसेक्ट जैसे कि हॉकवर्म हो गया, जो कि बॉडी टेम्परेचर को थोड़े बहुत क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। और आपने ये देखे होंगे जो क्रोकोडाइल होता है ना, विंटर सीजन में वो किनारे के आ जाएंगे, जो रिवर है उसकी किनारे के आ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं बास्किंग, है ना। सनलाइट जैसे धूप में वो बड़ी दिखा रहे हैं ऐसे लगता है। कोरल लिप्स जो होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस में दिखने को मिलेगा। उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी उसके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। समर स्लीप एंड विंटर स्लीप हमने देख लिया, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। बेसिकली ये क्या करेंगे, उसमें उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर लेंगे, है ना, कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो वेट करेंगे कब अप्रोप्रिएट कंडीशन आएगा, सुइटेबल कंडीशन आएगा, तभी वो ग्रो करेंगे, ठीक है। कंक्लूजन में देखिए, टेम्परेचर जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, टेम्परेचर हो या तो लाइट हो, दोनों के लिए आप लिख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ऑप्टिमम टेम्परेचर या लाइट जो होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफेक्टली परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेगा। इतना चीज आपको लिखना है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक